नमस्कार दोस्तों। आज की जो मेरी घटना है वो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जो कानपुर रोड की तरफ जब आप चलेंगे तो थाना पड़ता है सरोजनी नगर, और सरोजनी नगर बंथरा के बीच का एक जंगल है, अमावा का जंगल। 10 जुलाई 2023 को वहीं 11-12 बजे के करीब दिन में चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहीं पर शिवबरन अपने कुछ वर्करों के साथ अपने खेत में धान लगा रहे थे। जब जंगल की तरफ से चिल्लाने की आवाज़ बार बार आने लगती है तो शिवबरन को भी लगता है कहीं कोई समस्या है, तो सभी लोग जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल क्योंकि बहुत बड़ा था, वहाँ ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कहाँ किधर से आवाज़ आई। और उस समय जब ये लोग जंगल पहुँचे तो आवाज़ होना भी बंद हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में 12 लोग जब जंगल में ढूंढते हैं तो कहीं उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन तब तक एक व्यक्ति वहाँ से इन लोगों को देखकर भागने लगता है। और जब उनको ये लोग पकड़ते हैं तब तक एक व्यक्ति को वहीं पर एक 23-24 वर्षीय लड़की की लाश दिखाई पड़ती है। जब वो लोग नज़दीक जाते हैं तो उसकी सांसें अभी चल रही थी और उसको पत्थर से उसके चेहरे को कुचला गया था और उसके गले को घोटा गया था, गाल को काटा गया था और ज़्यादातर उसके चेहरे पर ही भारी हथियार से कूचा टाइप का गया था। वो 12 लोग बहुत डर जाते हैं और इसको पकड़े रहते हैं। ये अपनी नई नई कहानियाँ बताता है, लेकिन ये लोग इसको छोड़ते नहीं हैं और तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर का जो नंबर होता है 112 उसको डायल किया जाता है। डायल क्योंकि जो एरिया था वो सरोजनी नगर और बंथरा दो थानों को जोड़ता था, तो घटना स्थल पर दोनों थाने की पुलिस पहुंचती है। दिन दहाड़े जल्दी से लड़की को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही वह दम तोड़ देती है। पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है इस लड़की का नाम मोनी कश्यप है, जो कि सरोजनी नगर के गेहरू गांव की रहने वाली है। तुरंत इसके घर वालों को सूचना दी जाती है। इसके घर वाले भी वहां घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इसकी माँ जब अपनी बेटी की लाश को देखती है तो रोने तड़पड़ाने लगती है, क्योंकि वो बेटी उसने अभी कौशल विकास केंद्र से नर्सिंग का कोर्स किया था और वो नौकरी की तलाश में थी। एक इंटरव्यू देने के लिए वो घर से निकली थी। उसने बताया था कि फलाना नादरगंज में मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है। जब वह इंटरव्यू के लिए निकली थी और वहीं पर इसके साथ ये घटना हो गई, जो उसकी माँ रामदेवी पुलिस को बताती है। उसका भाई कहता है मेरी बहन को कोई अकेले नहीं मार सकता और वो अकेले ही इतनी ताकतवर थी, इतनी हौसला था उसके अंदर, उसको कुछ कर गुजरने की उसके अंदर ताकत थी, इसीलिए उसने पढ़ाई की। पढ़ाई करके वो परिवार का भरण पोषण करना चाहती थी, सहयोग करना चाहती थी। कहीं ना कहीं इसको 3-4 लोगों ने हमला किया है। ऐसे में पुलिस वो जिसको पकड़ के लाई थी उसका नाम पता चलता है रूप प्रकाश यादव उर्फ भूरा। रूप प्रकाश यादव से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि मैं इस जंगल से रास्ते से गुजर रहा था कि 3 आदमी इस महिला को खींचते हुए लड़की को लिए जा रहे थे, तो मैंने देखा, मैं बचाने के लिए अंदर गया था, लेकिन मेरा बैटरी रिक्शा वहीं फंस गया और उसके बाद में उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी और मुझे लगा मैं फंस न, तब तक यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो मैं छुप गया था। इन लोगों ने पकड़कर मुझे आपके हवाले कर दिया। पुलिस उसकी बताई थ्योरी के अनुसार
जब तहकीकात करती है, पूछताछ करती है, इधर उधर और लोगों से पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि लड़की जब अपने गांव से निकली थी तो इसी बैटरी रिक्शे पर बैठी थी। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है लड़की वहाँ से इसके बैटरी रिक्शा पर बैठी थी, तो पुलिस समझ जाती है कहीं न कहीं रूप प्रकाश यादव उर्फ भूरा झूठ बोल रहा है। पुलिस जब इसकी कॉल डिटेल और लोकेशन, डंप डाटा सारे माध्यमों से जांच करती है तो वहाँ पर इसी की लोकेशन पाई जाती है। फिर पुलिस इससे जो अपनी तरीके की पूछताछ होती है, सख्त तरीके की पूछताछ होती है, या हिंदी शब्दों में कहें पुलिसिया पूछताछ होती है। जब रूप प्रकाश यादव का पिछला इतिहास निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये 7 साल की बच्ची के साथ भी इसने 2017 में गलत हरकत कर दी थी और उसकी हत्या कर दी थी। उस समय ये नाबालिग था, इसलिए इसको बाल सुधार गृह भेजा गया था। 3 साल की सज़ा काटने के बाद ये आया था और ये जहाँ रहता है वहाँ पर भी ये महिलाओं और लड़कियों के प्रति बहुत ही गंदी नज़र इसकी थी, क्योंकि बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को ये छेड़ा करता था, उनके साथ छीटाकशी किया करता था, कमेंटबाजी किया करता था। लेकिन बहुत से लड़कियों के साथ इसने बदतमीजी भी कर रखी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सख्ती से डांट लगाते हुए पुलिस को शिकायत इसलिए नहीं की कि जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं वो ये डरने लगते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम शिकायत करेंगे तो मेरी बेटी का भी नाम पंजीकृत होगा FIR रजिस्टर में, जिससे पुलिस पूछने आएगी तो तरह के गांव वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। इसी प्रकार की बहुत सी मनोवृत्तियां मन में जन्म ले लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे शिकार हो जाते हैं लेकिन वो नहीं बताते हैं। लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है तो पहले यही जो इधर उधर की बहुत सी थ्योरी समझाता है, फिर सख्ती से जब पूछताछ होती है तो वो टूट जाता है और टूटने के बाद बताता है कि मैं बैटरी रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। और जैसा कि जब लड़की जहाँ बरामद हुई थी, रूप प्रकाश यादव को जहाँ पकड़ा गया था, वहाँ से कुछ दूरी पर ही इसका बैटरी रिक्शा भी एक गड्ढे में फंसा हुआ था, उसको भी बरामद कर लिया जाता है। पुलिस बैटरी रिक्शे को भी थाने ले आती है। अब रूप बताता है कि मैं निकला था, मैंने इसको रोड पर खड़े देखा और मैंने अपने बैटरी रिक्शे पर बैठा लिया। फिर धीरे धीरे मेरी इसकी बातचीत शुरू हो गई। इसने बताया कि मेरा एक इंटरव्यू है नादरगंज में, जहां मैं जा रही हूं, आप उधर चलोगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं नादरगंज की तरफ चल रहा हूं और तुम इस पे बैठ जाओ। और वो बैठ गई। धीरे धीरे बातचीत होती रही। फिर मैंने कहा एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जहां पर मैं तुमको इससे अच्छी जॉब लगवा दूंगा और इससे बेहतर तुमको सैलरी मिलेगी। वो मेरे बहकावे में आ गई। मैं धीरे धीरे फिर उसको अमावा की जंगल की तरफ मोड़ दिया। पहले तो वो मुझे समझ रही थी कि मैं नौकरी के लिए ही ला रहा हूँ और मुझे लगा ये शहर की लड़की है, किसी से कोई बदतमीजी नहीं करेगी, मान जाएगी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे अंदर लिए जा रहा था तो मेरा बैटरी रिक्शा फंस गया। जब फंस गया तो ये मुझसे पूछने लगी कि ये जंगल की तरफ मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। तो मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की वैसे ही इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और भागने लगी और चिल्लाने लगी। और जब ये चिल्लाने लगी तो मुझे डर सा लगने लगा कहीं कोई सुन न ले, इसीलिए मैंने इसके मुंह में कपड़ा ठोक दिया। और मैं जब ये भाग रही थी तो मैं इसको दौड़ा रहा था, लेकिन कहीं ये भागकर मुझे फंसा न दे, पुलिस वाले मुझे पकड़ न लें, इसी डर की वजह से मैंने पीछे से इसके ऊपर पत्थर का बहुत बड़ा गुम्मा मारा। और जब वो गुम्मा मारा तो 1-2 गुम्मे नहीं लगे, लेकिन बार
जब बार बार मैं मार रहा था तो एक गुम्मा इसके सर पर लगा, जिससे ये पीछे इसके भल से नीचे गिर पड़ी। और जब ये गिर गई तो मैंने इसको पूरी तरह से हमला चेहरे पर इसलिए किया, वो बता रहा था कि कहीं वो फिर उठ के खड़ी ना हो जाए और यहाँ से भाग ना जाए। जब मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगा, इसको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तो इस सुनसान घने जंगल से ये बाहर ही नहीं निकल पाएगी। ऐसी क्रूरता, ऐसी निर्ममता, एक अपने पैरों पे खड़े होने वाली योग्य लड़की, जिसने कोर्स किया था, अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी, एक सिरफिरे ने उसकी ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और मैं जब उसको मार रहा था, उसके बाद में जब ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी तो मैं जाकर छुप गया, लेकिन मैं इसके पहले ही इतने ज़्यादा हमला कर चुका था कि उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। बयान दर्ज करने के बाद वहाँ पर जिन पत्थरों से इसके ऊपर हमला किया गया था उनको भी साक्ष्य और सबूतों के आधार पर इकट्ठा किया गया। बैटरी रिक्शा, उस समय जंगल में इसके मोबाइल की लोकेशन, और जिन लोगों ने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया था उसको भी, उन लोगों के बयानात के आधार पर इसको पुलिस भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया। लेकिन आज की घटना में एक परिवार की जिम्मेदार लड़की, क्योंकि राम देवी जो लड़की थी मोनी कश्यप की माँ राम देवी के पति उसको बहुत समय पहले ही छोड़कर चले गए थे। राम देवी ही अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कभी सब्जी बेचकर, छोटे मोटे काम करके, किसी का छप्पर, किसी के घर में लीपना, किसी मतलब जो गाँव में छोटे मोटे काम होते हैं उन कामों को कर कर ये अपने परिवार की जीविका चलाती थी। और माँ का मोनी हाथ बटाती थी। हाथ बटाने के साथ साथ वह परिवार का पालन पोषण करने के लिए पढ़ाई भी करती थी। पढ़ाई करने के बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के अंतर्गत उसने कोर्स किया था। उसी कोर्स को पूरा हो जाने के पश्चात वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। और इंटरव्यू देने के बाद उसका उद्देश्य ये था कि मैं भी अपने परिवार का सहारा बनूंगी और परिवार की मदद करूंगी। लेकिन एक सिरफिरे, एक सेक्स एडिक्ट व्यक्ति, जिसके आगे पीछे जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका भूतकाल भी ऐसा ही प्रदर्शित कर रहा था। 7 महीने की बच्ची के साथ उसने ऐसा क्रूर कार्य किया था। जिस समय तो वो नाबालिग था, नाबालिग होने की वजह से उसको बाल सुधार गृह भेजा गया। लेकिन उसके बाद बहु मोहल्ले में या समाज में जहाँ वो रहता था, उससे सब लोग पूरी तरह से वाकिफ़ थे कि वो एक तरह का मानसिक परेशान टाइप का आदमी था, जिसको जो पुलिस के जो अधिकारी हैं श्री विनीत जायसवाल जी, जो डीसीपी साउथ हैं, जब इस केस का खुलासा हुआ तो खुलासा होने के बाद उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में प्रेस को बताया, इस केस के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराई। तो उन्होंने जो भी साक्ष्य, जो भी तथ्य या जो भी जांच पड़ताल की, उन जांच पड़तालों में निकलकर यही सामने आया कि एक हिसाब से ये मानसिक रूप से परेशान और सेक्स एडिक्ट व्यक्ति है, जिसके दिमाग पर हर समय इस प्रकार की मनोवृत्तियाँ छाई रहती हैं। और एक लड़की जो कि इसकी मनोवृत्तियों के बारे में कहीं से वाकिफ़ न थी, जैसे कि शहर में अमूमन सभी लड़कियां, सभी बच्चियां, सभी बच्चे अपने कार्य उद्देश्य के लिए घर से बाहर जाते हैं, वैसे ही वो घर से बाहर निकली थी। और निकलने के बाद इस सिरफिरे के उसकी मुलाकात हो जाती है और उसके बाद वो क्रूर कृत्य का शिकार हो जाती है। ऐसे लोगों के मनोवृत्तियों के बारे में कहीं से पता नहीं चल पाता है। जैसा कि मोनी तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन अपने परिवार की अच्छी नौकरी के लालच में आकर वो उससे थोड़ा सा वादा क्या कर लेती है कि भैया लगवा दीजिए। लेकिन भैया के मन में इस प्रकार की गंदी मानसिकता, मनोवृत्ति थी,
जिसने उसको अपने हवस का शिकार बनाने के लिए अमावा के जंगल में ले गया और जंगल में ले जाकर जब उसकी सहमति नहीं बनवा पाया तो उसने क्रूर तरीके से उसकी हत्या कर दी। लेकिन ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कब किसकी और पर विश्वास किया जाए और एक लड़की कैसे सुरक्षित होकर अपने घर से बाहर जा सके, जबकि पुलिस प्रशासन बहुत ही सख्त है और क्राइम को पूरी तरह रोकने के लिए कार्य कर रहा है। परंतु कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो व्यक्ति को, समाज को और जहां होती हैं वहां पर सोचने को मजबूर कर देती हैं, जैसा कि आज की घटना में हुआ। और पुलिस ने अपनी तत्परता, कार्यक्षमता के आधार पर, उससे पूछताछ के आधार पर केस का समाधान कर दिया। और ऐसी घटनाएं हमें हमेशा परेशान करती रहती हैं, सोचने पर मजबूर करती रहती हैं। और आप लोग भी ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करते रहें। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।